योग सत्र के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मुंबई के योगा इंस्टीट्यूट में हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे योग गुरु हंसा योगेंद्र जी से। जी बिल्कुल, मुंबई का सबसे बड़ा ये योगा इंस्टीट्यूट है और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर घड़ियों के कांटों पर ज़िंदगी दौड़ती है, ऐसे में योगा को किस प्रकार से लोग अपने आम जनजीवन में इस्तेमाल करें और उसके लाभ उठाएं, इस सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त विशेष मेहमान हैं हंसा योगेंद्र जी। नमस्कार मैम, जी का स्वागत है। सबसे पहली बात तो हम हमसे जानना चाहेंगे कि मुंबई का ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूट योगा इंस्टीट्यूट है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे कब ये इस्टेब्लिश हुआ और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? विश्व का, क्योंकि ये 97 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूट है, सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट। और ये 1918 में शुरू हुआ और इसकी स्थापना की थी श्री योगेंद्र जी ने, यानी मेरे वो फादर इन लॉ थे और उन्होंने स्थापना की थी। ये योग सेंटर गृहस्थियों के लिए सिखाया जाता है, यानी यहाँ आप साधु सन्यासी नहीं देखेंगे। हम योग गुरु भी वो ऑरेंज कपड़े या वाइट कपड़े में नहीं घूम रहे, हम एक गृहस्थी की तरह जीवन जी रहे हैं और वही हम लोगों को सिखाते हैं। एक गृहस्थाश्रम एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ इंसान के पास वक्त नहीं है, इंसान को खुद का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने काम का ध्यान रखना है, इंसान को और बाकी सोसाइटी का ध्यान रखना है, नेशन, यानी वो गृहस्थी। अब वो खुद के लिए समय कैसे निकालेगा? अब ऐसे लोग कैसे अपना स्वास्थ्य सही रख सकें, ऐसे लोग कैसे अपने मन की स्थिति को हमेशा सही रख सकें, मन को हमेशा बैलेंस में रख सके, तो ही आप अपना कर्तव्य कर पाओगे। ये सब हम यहाँ योग इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं और इसीलिए इस तरह का ये जो आश्रम है वो विश्व का सबसे पुराना आश्रम है। अब वो 97 ईयर ओल्ड आश्रम है और 3 साल में हम 100 साल मनाएंगे। जहाँ तक बात करें आपकी, आप इस आश्रम से कब जुड़ी? हालांकि जो ज़माना था, हालांकि हमने जो पढ़ा था उस वक्त जो है योगा के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ थी और ऐसे में एक महिला जो है योग के साथ जुड़ी है, इस प्रकार का कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है, तो कई सारी कठिनाइयाँ का सामना आपने तब किया होगा, तो आपका कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इस बारे में? वो एक तो मेल डोमिनेटेड है अपना देश और सभी जगह विश्व में मेल डोमिनेशन ही ज़्यादा है। और योग में तो हमेशा ये मानते हैं कि भाई एक योगी मतलब एक दाढ़ी वाले सन्यासी, ऑरेंज वस्त्र पहरा हुआ, लंगोटी में या बिना कपड़ों के कुछ न कुछ कर रहा है। अब योग एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे तरीके के योग है। एक हठ योग है, वो हठ योगी आप देखोगे वो एक पैर पे खड़े हैं, हाथ ऊपर करके खड़े हैं, इस टाइप के लोग। भक्ति योग हैं, जो आजकल के साधु संत जो हैं भक्ति मार्गी, वो हमारे देश के भक्ति योगी तो काफ़ी हो चुके हैं, तो वो है। जैसे नरसिंह मेहता, मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर और बहुत सारे, ज्ञानेश्वर तो ज्ञान योगी थे, तो ऐसे हैं। मंत्र तंत्र योग है, तांत्रिक्स हैं, मंत्र है जहाँ वो शक्ति में बहुत ज़्यादा महत्व करते हैं। कर्म योगी हैं, जो गृहस्थी अक्सर कर्म योगी हैं कि अपना कर्म करो और फल की आशा ईश्वर पर समर्पित कर दो और फल जो है उससे सीखो और आगे बढ़ो, तो ये कर्म। तो इस तरह के अलग अलग योग हैं। अब ये जो योग है जो हम गृहस्थियों के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का योग जीवन में अपनाया जाए। तो जो ऋषि पतंजलि थे, पतंजलि ऋषि जब हुए, वो एरा वॉज 400 बिफोर क्राइस्ट का एरा, तो उन्होंने आकर देखा कि अलग अलग तरह के योग हो रहे हैं, तो उसमें से हर योग का एसेंस लेकर उन्होंने एक व्यवस्थित पना योग को दिया। और फिर उसके बाद तो ये हुआ कि पतंजलि तो लुप्त हो गए, अपन जंजीरों में जकड़े हुए ही थे गुलामी की। उसके बाद रिवाइव हुआ श्री योगेंद्र जी के गुरु परमहंस माधवदास जी। वो 121 साल तक जिंदा रहे और उनके 121 साल की आयु में उन्होंने एक शिष्य श्री योगेंद्र जी को योग की शिक्षा दी और पूर्ण शिक्षा दी। और उन्होंने ये कहा कि योग को साइंटिफिक बनाओ, वैज्ञानिक बनाओ, क्योंकि ये सारी पुरातन भाषाएं, जो सूत्र में लिखा था योग, पुरातन भाषाएं वो समझना बड़ा कठिन हो जाता है और सही भाषा तब होगी जब वो साइंटिफिक होगी। तो इसके लिए फिर योगेंद्र जी अमेरिका गए और वहाँ हॉस्पिटल के साथ में और इंस्टीट्यूशंस के साथ में उन्होंने योग के प्रक्रियाओं को, जैसे आसन हम कर रहे हैं, तो आसन का शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या असर होगा, प्राणायाम का क्या असर होगा, हम नाक में कुछ डाल रहे हैं उसका क्या असर होगा, वो सब साइंटिफिकली उन्होंने बताया एक्चुअली, कि जिससे लोगों को उसमें एक समझ आए और फिर लोग करना शुरू करें। और इस तरह उन्होंने उसको साइंटिफिक भाषा दी इस इंस्टीट्यूट ने। और हमने काफ़ी रिसर्च किया इन सब के बारे में कि देखो क्या क्या फ़ायदे होते हैं योग से। पहले ज्ञान को योग ही कहते थे, जो भी ज्ञान वो लेते थे वो योग में ही आता है।
उसके बाद सब लुप्त हो गया और फिर हमने यहाँ सोचा कि गृहस्थियों को योग सिखाना बहुत ज़रूरी है। साधु सन्यासी को पास तो वक्त होता है। जब आप इस संस्था के साथ जुड़ी, आश्रम के साथ जुड़ी, तब की परिस्थिति क्या थी और अब कितना बदलाव अब हो चुका इस है? आश्रम में श्री योगेंद्र जी जिन्होंने आश्रम की स्थापना की, मेरे फादर इन लॉ। मैं आई जब इंडिपेंडेंस हुआ हमारे देश का 1947, और तब मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मैं योग से जुड़ी, क्योंकि मेरे पिताजी भी योग में थे, इसलिए मैं योग से जुड़ी। लेकिन तब भी धारणा तो यही थी कि औरतों को योग वोग नहीं करना है, उन्हें तो गृहस्थी संभालनी है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें, बाकी रसोई ही संभालनी है। भाई रसोई संभालनी है तो रसोई में भी अगर शरीर का ध्यान ना दिया गया तो आपकी कमर, आपके घुटने, आपकी सारी पर्सनालिटी खराब ही होने वाली है। और ये वो समझ नहीं रहे थे, इसलिए शुरुआत में हमने अलग अलग तरह के कोर्सेज बताए, लोगों को बताया कि भाई तुम आओ, आपके कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, उससे एनर्जी बढ़ेगी, आपके अंदर वो सकारात्मक विचार आने लगेंगे। वो रोज़ रोज़ की तू मैं जो गृहस्थी में होती है वो सब होगी ही नहीं, प्यार होगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं मैम कि आपका जुड़ाव इस आश्रम से था, लेकिन उस वक्त की परिस्थिति अलग थी। जब आपने अप्रोच किया महिलाओं को भी और साथ ही साथ जुड़ने के लिए, योग के लिए, तो किस प्रकार का रिस्पांस आपको सोसाइटी की तरफ से मिला उस वक्त? देखिए, फॉरेन से तो महिलाएं आ जाती थी, अपने देश में बहुत वक्त लगा उसको ऊपर उठाने में। फॉरेन से तो बहुत ही अच्छे लड़कियां ज़्यादा आती थी लड़कों के बनिस्बत, और अपने देश में आदमी ज़्यादा आते थे। तो पहले हमारे जेंट्स के क्लास ज़्यादा थे, औरतों में 4-5 औरतें आती थी, 6 आती थी, मगर धीरे धीरे माउथ टू माउथ सॉर्ट ऑफ होते होते धीरे धीरे वो अपनी सहेली को ला रही, क्योंकि उसकी कमर ठीक हो रही है, किसी का सर दर्द गायब हो गया, तो इस तरह माउथ टू माउथ पब्लिसिटी रही। और हम काफ़ी शांति से यहाँ काम करते रहे, कहीं वो पोस्टर लगाना या वो करना वो सब नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा जंगल का एटमॉस्फेयर था। तब तो ये घर था भी नहीं, ये बिल्डिंग, तब वो पहली जहाँ हम रह रहे हैं और ये दूसरी, वो इतना जगह थी। और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, परिवार के परिवार जुड़ने लगे। फिर वो हम, क्योंकि गृहस्थियों को लोग योग सिखाते, इसलिए बच्चे भी, बच्चों के भी प्रॉब्लम को लेके आते थे कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, उनका माइंड इधर उधर भटक रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी थी। और धीरे धीरे वातावरण पिकअप हुआ। लेकिन फिर भी बहुत बार होता था, एक महिला आ गई और दूसरी महिला आके बोलती कि हमारे ज़माने में तो हमारी प्रेगनेंसी में हमने तो कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया, आप कितने स्टूपिड हो, कितने पागल हो कि ये सब कर रहे हो, ये सब चीज़ तो आपको नुकसान हो जाएगा। इस तरह की धारणाएं अभी भी मौजूद हैं कि जहाँ औरतों को लगता है कि इससे औरतों को नुकसान हो जाएगा, उनके पेट में गड़बड़ हो जाएगी, कमर में गड़बड़ हो जाएगी। अपने देश में भी वक्त लग रहा है, मगर कोशिश पूरी जारी है। तो हमने धीरे 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 समय और उस तरह देना शुरू किया, जैसे औरतों का टाइम हमने रखा है दोपहर का, जब औरतें घर का काम काज ज़्यादा और ज़्यादा गृहिणियों को वक्त मिलेगा तो उनके हिसाब से रखा, या अर्ली मॉर्निंग रखा जब वो अपने हस्बैंड के साथ में आ जाए और पति पत्नी साथ में आ जाके सीख लें। हालांकि देखा जाए तो सोसाइटी बदल चुकी है, अब सोसाइटी है कि गृहिणी भी है, लेकिन जो स्त्री का एक काम था वो सिर्फ घर पे नहीं बैठा है, अब ऑफिस में भी जाती है, ऑफिस में तकरीबन 8-9 घंटा बिताती है, उसके बाद फिर घर का भी काम होता है, काफ़ी एक लाइफस्टाइल भी बदल गया। तो ऐसे में महिलाओं के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, और ऐसे में शारीरिक स्तर पर अगर उनको फिट रहना होगा तो आखिर कौन से चीज़ें करनी पड़ेंगी? आप क्या कहती हैं उसके बारे में? देखिए, हम तो कहते हैं कि काम करते करते कैसे योग की प्रक्रियाएं कर ली जाए, वो हम छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। जैसे अब आपको अगर बताऊं तो जैसे ये कुर्सी पर ही जैसे बैठी हैं, अब ये इस तरह बैठी हैं, दोनों पाँव, अब हम कहते हैं कि कुर्सी पर अगर आप बैठे हो तो अगर एक पाँव भी ऊपर रख लो बजाय दोनों पाँव लटका के, तो आपकी कमर को आराम मिल जाएगा। आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो आप पास की और दूर की चीज़ें देखो तो आपकी ऑप्टिक नर्व को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। या आप अगर कार में हो तो आंखें बंद करके दूर की आवाज़ें सुनो और कोई विचार मत करो, क्योंकि दिमाग में ये विचार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप करते हैं। जैसे उठते से ही इंसान क्या करे, उठते से बेड में ही, अभी तो आंखें खुली नहीं है, जागरूकता हुई है, लंबे सांस ले लिए 3-4, जिससे ज़रा एनर्जी बढ़ गई आपके बॉडी में, शरीर को ज़रा खींच लिया, तान दिया शरीर को, लंबा सांस ले लिया। अब आप आसन करते हुए देखेंगे, यष्टिक आसन जिसको बोलते हैं, शरीर को खींचा, पैरों को जरा ऊपर नीचे किया, पैरों में हलन चलन लाए, हाथ से नमस्ते कर दिया, पैर से नमस्ते कर दिया। तो उठते से ही शरीर को थोड़ा ढीला करना,
एक एक हड्डियाँ ढीली करना, मसल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना, फिर ही बेड छोड़ना। अगर पेट खाली करना हो तो जाके खाली कराओ, मगर पहले बेड में ये कर डालो। बाद में गृहस्थी को टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो कर डाला। उसके बाद में उठे, एक गिलास गर्म पानी पिया, क्योंकि अपने को अंदर की भी शुद्धि करनी है, बाहर का हलन चलन कर दिया। गर्म पानी पिया, मुंह की मसूड़ों की मालिश की, जीभ साफ किया, गला साफ किया, पेट वेट खाली किया। कॉन्स्टिपेशन, अगर बेड में आपने शरीर को ढीला कर दिया है तो लंबे 1-2 सांस ले लिए तो कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं रहेगा उस इंसान का। जो लोग आधा घंटा, 1-1 घंटा टॉयलेट में जाने में लगाते कि चाय पियो फिर पेट साफ होगा, ये सब की गड़बड़ होगी ही नहीं, क्योंकि योग में बहुत ताकत है, योग की अमुक प्रक्रियाओं में। तो वो कर ली। और उसके बाद में आप सवेरे सबसे पहला काम है प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना, क्योंकि योग प्रकृति की देन है। तो आप जरा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृतियों में चले जाएं, थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा चलना, सवेरे की सैर बहुत बहुत ज़रूरी है। योगी तो या तो सैर करते थे, घूमते थे पूरा हिंदुस्तान, और या बैठ के मेडिटेट करते थे। तो इस तरह की, तो हम भी कहते हैं कि अगर शूज़ पहन के बाहर ना भी जा सको तो घर के अंदर ही टहलो। टहलते टहलते आपने दूध भी गर्म कर लिया, औरतों ने जैसे दूध गैस पे रख लिया और आप टहल रहे हो, फिर दूध उतार दिया, सब्जी को बघार दिया, टहल रहे हो, मगर वो ख्याल रहे कि मुझे थोड़ा चलना है। और रसोई में भी जब काम कर रही है औरतें, तो जैसे ऊपर से कोई चीज़ लेनी है तो एक लंबा सांस लेके ऊपर से चीज़ उठाई हो, या ज़मीन पर जरा यूँ स्क्वाटिंग बैठकर और उठाई हो, यानी ये सब में योग के आसन आ जाते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर घर की अगर हम बात करें तो हालांकि वक्त आप भले ना निकाल पाए, लेकिन उसके बावजूद भी है ये योग के आसन आप कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात होगी गृहिणियों के लिए। इसीलिए उनको पहले थोड़ा सा आके सीख लेना ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा आसन वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं। रोज़मर्रा के काम में शरीर का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, वो सब चीज़ें ज़रा सीख लें, वो कर लिया। उसके बाद सवेरे का नाश्ता, आहार में क्या खाना क्या न खाना, हम सात्विक भोजन की बात करते हैं, तो सवेरे सवेरे ये सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन रोटियां हो, कड़क रोटियां हो जिसको खाखरा कहते हैं, या दलिया जैसी चीज़ हो, जो अच्छी हेल्दी चीज़ें सवेरे वो खानी चाहिए। सवेरे कोई कचरा ना खाए, उतना अच्छा है। इसलिए थोड़ा सा एजुकेशन देना ज़रूरी है। सवेरे थोड़ा प्रोटीन हो, जैसे मूँगफली है उसको उबाल कर 10-12 दाने खा लिए, ज़्यादा नहीं, और बच्चों हो तो उनको एक मुट्ठी भर के दिए उबली हुई मूंगफली। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। हर मर्ज़ की दवा होती है डॉक्टर के पास होती है। यहाँ आप डायबिटीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आप कार्डियक जो प्रॉब्लम्स है वो देख लीजिए, कहीं ना कहीं हम डॉक्टर के पास भागते हैं। योग में इसका उत्तर किस प्रकार से, उस बारे में कुछ बताएंगे। तो जिसमें डायबिटीज़ है, मुंबई में देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा है, मुंबई में देखा जाए तो हार्ट पेशेंट ज़्यादा है। इवन नॉट मुंबई, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए योग क्या देगा? देखिए, योग तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट ही कर रहा है ना। जब आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे रहे हो, आप दिन में अपना अटेंशन दे रहे हो, तो अगर शरीर में कहीं भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो आपका ध्यान जाता है। अब इमीडिएटली कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं हो पाता, शुरुआत हुई और आदमी जागरूक हो जाता है, वो योग करता है। आपको डॉक्टर तक जाना नहीं पड़ेगा। शुरुआत क्या होगी कि आपको थोड़ी घबराहट महसूस हो रही या थकान महसूस हो रही, तो ढूंढ निकालो कि भाई मैंने कहाँ कहाँ गड़बड़ की। और योग शास्त्र बताता है स्वस्थ कैसे रहना है। एक तो खाने पीने में हम गलतियां कर लेते हैं, उसको ठीक कर डालो, क्योंकि शरीर ने आवाज़ दी है, शरीर ने बताया है कि या तो नींद गड़बड़ हो गई है, या कोई न कोई चीज़ शरीर, या भूख मिट गई है। ये मेन 2 चीज़ है कि सोए और नींद नहीं आ रही तो कहीं गड़बड़ है, और भूख नहीं लग रही तो गड़बड़ है। तो ये नेचुरल चीज़ जो जानवरों में होती है, हम में होनी चाहिए, नहीं हो रही। तो जिस ढंग से जीवन जी रहे हैं, कहीं गलतियां कर रहे हैं और इसीलिए प्रॉब्लम है। तब गलतियां ये 4 एरिया में होती है। एक तो खाने पीने के एरिया में, जो हम बता देते हैं क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या भाव के साथ खाना। दूसरा है विहार। विहार यानी चलना, थोड़ा सा ये जो मैंने बताया वो सब करना, और अच्छी नींद, गुड स्लीप। आपको अंदाज है गृहस्थियों में काम अगर बढ़ गया तो सबसे पहले तो सोना बंद कर देते हैं। वो इससे स्ट्रेस कहीं ना कहीं और हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसी, हालांकि बात करें, काम का प्रेशर होता है, साथ साथ कई अन्य सारे प्रेशर होते हैं जिसका कहीं ना कहीं हेल्थ इफेक्ट होता है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में इसको किस प्रकार से रिड्यूस किया जाए, ये महत्वपूर्ण है कि आप इन 2 चीज़ों पर पूरा ध्यान दे दो। दूसरी चीज़ों में हमको ज़्यादा इधर उधर भागना दौड़ना है, उसकी जगह बने वहाँ तक टाइम पे सो जाना तो ज़रूर करो, कि 10 साढ़े 10 तक खींचतान करो तो 11 बजे तक, मगर इंसान को सो जाना चाहिए, क्योंकि नींद में जो रिपेयर वर्क होता है और कहीं नहीं हो, कभी नहीं होगा, इसलिए वो तो ज़रूरी है। तो वो अगर गृहस्थी कर ले
देखिए, काम करने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, मगर मशीन को बंद तो करना पड़ेगा ना। कभी कभी मशीन नहीं तो गर्म ही हो जाएगी मोटर, फिर बिगड़ेगी, तो स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। इसलिए वो अच्छी नींद, फिर एक बार योग सीख जाता है ना आदमी, तो उसको ज़्यादा नींद की भी ज़रूरत नहीं होती। फिर वो मेडिटेट कर ले तो रिलैक्स्ड हो जाता है, तो मेडिटेशन बहुत काम आता है। जब हमारे पास आते हैं लोग, डॉक्टरों ने कह दिया कि बाईपास सर्जरी करो और उसे इतने लाख रुपए देने और ये पैकेज डील है वगैरह, घबरा जाते हैं बहुत से लोग। और हमने एक बार अनाउंस किया था कि भाई जिनको बाईपास सर्जरी नक्की है वो लोग यहाँ आए, हम उन्हें ठीक करेंगे। और ऐसे हमने 100 पेशेंट्स लिए, और जिनको बिल्कुल रिस्की था, यानी एक आर्टरीज में 95% ब्लॉक है, एक में 90% ब्लॉक है, ऐसे पेशेंट्स, और उन्हें बताया कि कहाँ तुम जीवन जीने में गलतियाँ कर रहे हो, वो गलतियाँ करना बंद करो। और अपने आप, शरीर का काम है स्वस्थ होना, शरीर तो अपने आप को स्वस्थ ही रहना चाहता है, लेकिन हम ही गड़बड़ करते हैं, तो वो हम बता देते हैं। और सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है पता है? दिमाग में। टेंशन लेते हैं, दुखी होते हैं, बेटी बड़ी हो गई, कैसी शादी होगी। हम कहते हैं कि शादी कैसी होगी भाई, हर रोज़ 2 घंटा निकालो शादी के लिए, आप बच्ची के बारे में कांटेक्ट करने के लिए। चिंता गलत है, एक्शन करो, कर्म करो, और कर्म करोगे तो ईश्वर भी मदद करेगा। और अपने आप इस तरह हम उन्हें समझाते हैं और वो अपने आप को बदलते हैं, और जो ठीक होते हैं, ब्लॉकेजेस गायब, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट ठीक, और हार्ट पेशेंट नहीं रहते। ये सारे पेशेंट, उनमें से मैं आपको एक जोक बताती हूँ कि ऐसे डॉक्टर जिन्होंने उन्हें कहा था कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करोगे तो महीना भर भी नहीं टिकेगा आपका शरीर, यू कांट सर्वाइव, वो कोई डॉक्टर मर चुके हैं, पेशेंट सब सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं योग की विद्या ऐसी भी होगी, साइड सी बात है। लेकिन जब मुंबई में हम ट्रैवल करते हैं, हम जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुंबई जैसे मेट्रो शहर्स होते हैं, वहाँ पर जो है लोगों की रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, और ऐसे में काम के साथ खाना भी और साथ साथ बाकी चीज़ों में। तो आप जब इनको योग सिखाते तो कौन सी प्रमुख समस्या आपके सामने आती है, लोग लेकर आते कि ये समस्या हमको है इन शहरों के अगर बात, और किस प्रकार से आप निजात पाती हो, कौन से आप उपाय उनको बताती हो? बड़ी समस्या है तो समय ना, टाइम प्रेशर है, और 10 लोगों के साथ उनको डील करना है। यहाँ भी इतने में घर से फ़ोन आ जाएगा, उतने में पिताजी के गांव से फ़ोन आ जाएगा, और क्या क्या उनकी समस्याएं होती हैं। अब मन को भी बिल्कुल ही बैलेंस में रखना ज़रूरी है, समत्व स्थिति में मन को रखकर काम करना, ये तो उन्हें बहुत जल्दी हम सिखाते हैं कि इससे नुकसान आपको है, और देखो फिर आपको तकलीफ़ होगी और आप अस्वस्थ हो जाओगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए वो सीखते हैं और समझते हैं, आफ्टर ऑल इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े काम करने वाले भी इंटेलिजेंट। और टाइम प्रेशर का जहाँ तक सवाल है, उसको उसी समय में क्या कर डालो, अपना ध्यान रखो, अपने को भूल कर काम मत करो, बस ये बात सिखाना पड़ती है। इसलिए आप कुर्सी पर ही बैठे हो, इस तरह बैठ जाओ, ज़रा उठकर और थोड़ा सा चल के ही आ जाओ। और खाने का वक्त जब होता है, लंच ब्रेक होता है, तो 15 मिनट पहले सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाओ 5 फ्लोर, और उसके बाद में खाना खाओ, और खाने के बाद 2 मिनट आँख बंद करके बैठो। तो किस तरह उसी समय में, नहीं तो बैठ के गप्पे मारेंगे, बैठ के टाइम पास करेंगे, या उसकी जगह क्या करना हम सिखा देते हैं, कैसे जीना, और वो सीखते हैं तो हमारे लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं। हमारे और लोग ओवर टाइम भी करते हैं लेकिन थकते नहीं। घर में भी इसी तरह का वातावरण, जब आप घर पे हो तो घर पे हो, और ऑफिस वहाँ मिक्स मत करो ये चीज़ें। घर भी एक इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ भी हर चीज़ को वक्त देना ज़रूरी है। और वो हम बताते हैं कि बच्चों के साथ कैसे लेते हुए काम करना, उनको भी अनुभव होना चाहिए कि संसार में ये सब होता है, नहीं कि तुम जाओ और खेलो, टीवी देखो और हम यहाँ काम कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें बतानी होती है। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। काका। हाँ बेटा। ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, डिजिटल इंडिया के तहत रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना,
पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई, ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, हम देंगे साथ तेरा, वादा रहा। हेलो। अब ESIC का विश्वास और भी ज्यादा लोगों के पास, बेहतर सेवाओं और सुविधाओं के भरोसे के साथ। यही तो है ESIC 2.0। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। बात करें आश्रम, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर योग सीखते हैं, बाहर जाते हैं, लोग सिखाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं योग का जिस प्रकार से प्रसार हुआ है, हालांकि योग के अच्छे दिन अब आ गए, ये कहना ज़रूर हम कहेंगे कि जिस प्रकार से योग बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करें, स्कूलों में एक शिक्षा देने की ज़रूरत है, आम जो ग्रास रूट लेवल पर शिक्षा देने की ज़रूरत है, जो अगली पीढ़ी है उसको कि नहीं सशक्त बनाने की ज़रूरत है। तो आप जो कि इस पूरे फील्ड में काम कर रही है, आपके हिसाब से क्या करने की ज़रूरत होगी आगे जाके भी, क्योंकि योग जो है हर एक घर घर में पहुँचे? हम एक तो यहाँ के टीचर्स, अगर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है, बीमार है, नहीं आ सकता, तो हम टीचर को घर पे भेजते हैं कि जाकर और उन्हें ज़रा ठीक ठाक करें, जिससे वो चल फिर सके और अपनी ड्यूटी कर सके। बच्चे स्कूल में योग सिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम स्कूल के प्रिंसिपल्स को हिंदुस्तान के उन सबको योग सिखाना कि क्या क्या अपने आप को स्वस्थ रखे, टीचर्स अपने आप को स्वस्थ रखे, नहीं कि चिल्ला चिल्लू करके और डिस्टर्ब हो, वो हम बता रहे हैं। और बच्चों के लिए तो पूरा करिकुलम ही बताया। इस इंस्टीट्यूट ने तो बरसों से बच्चों के ऊपर काम किया है कि बच्चों के लिए करिकुलम बनाए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में किस तरह हम योग सिखाएंगे और क्या सिखाएंगे। उसमें सारी बातें आती है, क्या अपना कर्तव्य है बच्चों का खुद का कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी नैतिकता क्या है, क्यों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या क्यों हमें चिल्ला चिल्लू कर मारामारी नहीं करनी चाहिए, और क्या करने उसकी जगह क्या करना चाहिए। बच्चों को पता नहीं है कि चिल्लाऊंगा नहीं तो करूँगा क्या। अभी बच्चा यहाँ कूद रहा है और माँ बाप कहते थे कूदना बंद कर। अरे कूदना बंद कर तो क्या करे, उसके पास एनर्जी है तो या तो माँ बाप कहे कहाँ कूदे और यहाँ वो खुद मिलके साथ में कुछ और करे, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। ये जो समझदारी माँ बाप में आनी चाहिए, बच्चों का वो, ये सब हम धीरे धीरे लाने का प्रयत्न करते हैं। आपने पूरा ट्रांजिशन देखा है योग का, हालांकि योग अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और ऐसे में भारत जो कि एक मूल अगर देखा जाए यहाँ से उसका स्थापना हुई थी, उसको किस प्रकार से भारत आगे लेके जाए विश्व स्तर पर बात करें योग की। हालांकि आप इससे जुड़ी हुए तो आपको इसके बारे में बारीकियाँ भी पता होगी, आपने भ्रमंती भी की हुई है पूरे विश्व में अगर देखा जाए योग को लेके, तो आप इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहें? देखिए, योग को आजकल भौतिकवाद ज़्यादा बना दिया गया, पहले अध्यात्म का विषय था क्योंकि जीवन के साथ समता सीरियस बात थी बहुत। अब अध्यात्म बाजू में रह गया, झूठ भी बोलो, ये भी करो, वो भी करो, आसन कर डालो, वो फिटनेस आ गया। अभी वो फिटनेस में ये बात आ गई कि भाई पावर योगा आ गया, हॉट योगा आ गया। पावर योगा नया, हालांकि एक ट्रेंड हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम जब कोई सेलिब्रिटीज़ होता है तो वो कहता है मैं पावर योगा करता हूँ, तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं कि पावर योगा आखिर नई चीज़ है। तो ये किस प्रकार से योग में अलग अलग ट्रेंड आ रहे हैं? पावर योगा एक ऐसा है कि एक ही आसन बार बार, सूर्य नमस्कार बार बार रिपीट करो। फिर योग है कि अमुक टेम्परेचर पे रिपीट करो कि जिससे आपका शरीर 40 डिग्री टेम्परेचर पे आप जब एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स फ्लेक्सिबल रहेगी, तो आप ज़्यादा कसरत कर पाओगे। तो अभी वो फिजिकल पे योग ज़्यादा आ गया है और उसकी वजह से वो एक बहुत नए नए तरह के योग बाहर आ रहे हैं, नए नए तरह के योग। फेस योगा आ रहा है, बॉडी योगा आ रहा है, फीट लेग योगा आ रहा है, पेट का योगा आ रहा है, पीठ का योगा आ रहा है, इस तरह सब योग आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो योग करो, ये मेन चीज़ है, लेकिन साथ साथ में अपने को स्वस्थ रखने के लिए अपने मन को साधना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो कितने भी फिट हो गए, मन में अगर टेंशन आया और मन में अगर दुविधा आई तो वो सारा मसल्स में स्टिफनेस आएगी, फिर मसल पुल होगी, फिर ब्लॉकेजेस होंगे, फिर रोग होंगे। तो यहाँ हमें और ज़्यादा उन्हें शिक्षा देने की ज़रूरत हो रही है और इसीलिए लोग आ रहे हैं अपने और हम उन्हें सिखा भी रहे हैं। लेकिन होगा, मुझे तो बहुत आनंद हो रहा है कि मोदी जी ने जो ये लिया है हाथ में, इसकी वजह से कम जो लुप्त हो गया था योग ही शब्द गायब हो गया था, अपनी संस्कृति ख़त्म हो गई थी। और ये बाहर के लोग हमें इसीलिए तो डिवाइडिंग एंड ब्रेकिंग आवर कल्चर, ये वाली बात है, और उससे हमको रूल कर रहे थे। अब कल्चर वापस आया, अब वो रूल क्या करेंगे हमको। अब हम पूरे विश्व में एक इस तरह का एक विज्ञान बताएंगे कि सारा विश्व अपने साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इसीलिए करने दो जो भी योग कर रहे हैं। समय की बात है, आदमी के पास समय है, चला जाए, बदलाव आते जाएंगे, हम क्लेवर होते जाएंगे, सीखते जाएंगे। और यहाँ ऐसे आश्रम में हम सही योग को पकड़ के रखेंगे। इसलिए ज़रा भी कहीं कठिनाई किसी को महसूस हुई तो वो इस आश्रम में आकर और फिर अपनी गाइडेंस ले ले और जीवन को आगे बढ़ाए। तो इस तरह हमारा योगदान होता रहेगा। हमसे बात करने धन्यवाद हंसा जी।